वेलकम बच्चों, ज्योग्राफी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अर्थात नए औद्योगिक नीति के बारे में। हम लोग देखेंगे कि नए औद्योगिक नीति है क्या, वह क्यों लागू किया गया या उसकी जरूरत क्यों पड़ी, वह किसके शासन काल में भारत में उसको लागू किया गया और उसको लागू करने के पीछे क्या मकसद रहा है, या जो लागू हुआ उससे क्या बेनिफिट हुआ और कौन कौन से बदलाव आए, उन सभी बिंदुओं पर हम लोग बारी बारी से इसमें पढ़ने वाले हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है, नई औद्योगिक नीति या नई आर्थिक नीति, इसका हम लोग इसमें विस्तार देखने वाले हैं। तो आप अंत तक बने रहेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत चीज इसमें आपको समझ में आने वाली है और एग्जाम के व्यू से आपको बेहतर होने वाले हैं। आप सबके लिए, जो बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए भी और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं उनके लिए भी। यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से अगर किसी भी तरह के सवाल आते हैं तो वो सवाल जो है आपसे छूटेंगे नहीं, ये मेरा वादा है। केवल और केवल आप अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं कि है आपका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, ये क्या है? ये है आपका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ये है क्या? ठीक है, हम लोग बारी बारी से इसको देखेंगे, इसके विभिन्न पहलुओं पर। तो सबसे पहले देखेंगे कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लागू कब किया गया। देखिए, भारत में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है 1991 में लागू किया जाता है। ठीक है, 1991 में लागू किया जाता है। ठीक, तो 1991 में लागू किया जाता है, तो इसके यह क्यों किया गया? सवाल अब उठता है कि यह किया क्यों गया। देखिए, भारत में 90 से पहले, 90 से पहले और 47 के बाद, यानी कि जो भी आपने देखा होगा कि जो पंचवर्षीय योजना है विकास कार्यों के लिए, देश की अर्थव्यवस्था किस तरीके से मजबूत हो, बहुत सारे उद्योगों को बढ़ाने के लिए सरकार ने अलग अलग स्टेप्स जो है कि उठाए थे, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके। लेकिन यह जरूरत कब क्यों महसूस हुआ कि 1991 में हमको फिर नया औद्योगिक नीति लागू करना पड़ जाता है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लागू करना पड़ जाता है। तो देखिए, 90s के दौर में जब हम पहुंचते हैं तो देखते हैं कि भारत में बेरोजगारी चरम पर है, अर्थव्यवस्था जो है कि बहुत चरमर जर्जर अवस्था में चला गया है, यानी कि भारत की इकोनॉमी जो है जर्जर अवस्था में चली गई है। तो उन सब से निजात पाने के लिए भारत सरकार ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाती है। ठीक है, और उस समय पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, यानी कि पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्राइम मिनिस्टर थे। उन्हीं के काल में आपका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाया गया और उस समय आपका फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर आपके मनमोहन सिंह थे। तो यह जो है श्रेय जो है एक तरह से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लागू करने का, वो श्रेय आप अगर मनमोहन सिंह को देते हैं तो कतई गुरेज नहीं होना चाहिए। और सरकार की बात करते हैं वो तो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, इनके द्वारा वो यह न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में लागू किए जाते हैं। तो एक्चुअली में यह लागू किया जाता है तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स और हैं शामिल जिससे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है सार्थक होता है या वो अपनी लक्ष्यों की प्राप्ति कर पाता है। तो इसमें 3 तरह के क्राइटेरिया तय किए गए, यानी कि इनके जो एक तरह से कह दे सकते हैं स्तंभ, जिसको कह सकते हैं पिलर। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का पिलर जो है आपका 3 पिलर है। ठीक है, तो पिलर नंबर 1 हम लोग कह सकते हैं आपका एक प्राइवेटाइजेशन कह सकते हैं, जिसको हम लोग निजीकरण बोलते हैं। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन हो गया।
ठीक है। एक है आपका लिबरलाइजेशन, सुने होंगे एक वर्ड, लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ठीक है, इसको हम लोग उदारीकरण कह सकते हैं। और एक जो है आपका ग्लोबलाइजेशन कहिए, ठीक है। एक है आपका ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण। इन तीन स्तंभों ने मिलकर भारत के जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है उसकी लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं। तो वो कैसे कैसे करते हैं हम लोग आगे इसमें देखने वाले हैं, तो आप अंत तक बने रहिए। आई होप आपको बहुत सारे सवालों का जवाब अभी मिलते जा रहा होगा, ठीक है, जो आपको ऑब्जेक्टिव के लिहाज से बेहतर होने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग जब आगे देखते हैं इसमें आते हैं, आगे देखिए तो हम लोग यहां आते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लोगों को कुछ और चीज को समझ लेना जरूरी है, ठीक है। हम लोग जो है ये पीपीपी जो है मॉडल वो समझेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है उसका फुल फॉर्म समझने का प्रयास है। एक तरह से शॉर्ट व्यू समझिए, यानी कि शॉर्ट में अगर उसका अर्थ अगर समझा दिया जाता है तो आई होप आपको बेहतर तरीका से समझ में आ जाएगा कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है कि है क्या। तो अगर इसको शॉर्ट फॉर्म, ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, इसको अलग अलग डिवाइड बांट करके देखते हैं। वो 1991 में लागू हुआ था। तो न्यू जो है आपका, तो न्यू शब्द से निकालो समथिंग न्यू, ठीक है, यानी कि कुछ नया, यानी कि डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर पॉलिसी फ्लॉड टिल 90, यानी कि जो पिछले जो भी पॉलिसीज रहे हैं, जो भी नीति रहे हैं, उन नीतियों से क्या करना है, समथिंग न्यू, यानी कि उनसे कुछ नया करना है। न्यू का मतलब हो गया, ठीक है। इकोनॉमिक की अगर बात करते हैं तो इसको डिफरेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड मेजर बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, यानी कि कुछ मतलब आर्थिक क्षेत्र में मतलब सुधार करना है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कुछ सुधार करना है, और लॉन्ग टर्म में भी वह सुधार हो और वह शॉर्ट टर्म के लिए भी सुधार हो, ठीक है। यानी कि एक आपका दीर्घकालिक हो सकता है या तो वह अल्पकालिक हो सकता है, यानी कि दोनों फॉर्मेट में इकोनॉमी में थोड़ा सा रिफॉर्म, यानी कि जो अर्थव्यवस्था है, अर्थ है, उसमें सुधार की बात कही गई। और पॉलिसी जो है, तो पॉलिसी क्या है, तो पॉलिसी आपका इंडिकेट कर रहा है पॉलिसी ऑफ एलपीजी, ठीक है। तो पॉलिसी ऑफ एलपीजी क्या है, तो एलपीजी मतलब वही हुआ जो आपको पिछले बताए थे पिछले पेज पे। तो लिबरल एलपीजी का मतलब हुआ एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड जी फॉर ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। यहां हम इसका हिंदी भी लिख देते हैं तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। लिबरलाइजेशन का मतलब हो गया आपका उदारीकरण, ठीक है, उदारीकरण। प्राइवेटाइजेशन का मतलब हो गया आपका निजीकरण, ठीक है। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब हो गया आपका वैश्वीकरण। तो अब यहां बात अब आता है, ठीक है, इसका मतलब हो गया ये। हम लोग बारी बारी से उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण तीनों चीजों को समझते चलेंगे, ठीक है। और ये 1991 का मतलब हो गया इंट्रोड्यूस इन 1991, या इंट्रोड्यूस हुआ था, यानी कि 1991 में ही यह न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लागू किया गया था, इसलिए यह 1991 रह गया। अगर इस तरीका से ऐसे देखेंगे तो ये इसका सार है, एक शॉर्ट फॉर्मेट है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में, यानी कि कुछ नया की बात कही गई, कुछ नया की बात कहा गया कि जो भी पहले से पॉलिसी चलते आ रही है, जो भी नीतियां पहले से हैं, उन नीतियों में हम लोगों को कुछ नया करना है, ठीक। इकोनॉमिक में यानी कि डिफरेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म, यानी कि अलग तरह के हम लोगों को क्या करना है, आर्थिक सुधार करना है, ठीक है, चाहे वो लॉन्ग टर्म के लिए हो चाहे तो वो शॉर्ट टर्म के लिए हो। और उसी अलग करने का नतीजा यह रहा कि भारत में या आपका एलपीजी जो है
लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इसको बढ़ावा दिया गया और इसको बढ़ा करके अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए, यानी कि जो न्यू इकोनॉमी पॉलिसी है उसके लक्ष्यों की पूर्ति के लिए इस तरीका से उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया गया। और इन्हें बढ़ाने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाया गया वो हम लोग आगे इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, तो सबसे पहले जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, हमने पहले बताया था कि जो भी है आपका, उसको 3 आधारभूत स्तंभ माने जाते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन के अंतर्गत कहा गया, यानी कि ये जो है कि आपका यहाँ पर भी लिख देते हैं कि 1991, ठीक है। तो लिबरलाइजेशन में क्या कहा गया, यानी कि जो उदारीकरण है, इसको हिंदी में कहे तो उदारीकरण कहेंगे, ठीक है, उदारीकरण। तो उदारीकरण में कहा गया कि भारतीय उद्योगों को कष्टप्रद नियंत्रण से मुक्ति मिलना चाहिए। इसके लिए लिबरलाइजेशन जो है या उदारीकरण की नीति अपना गई। तो उदारीकरण के डिफिनेशन क्या कहता है, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है? लिबरलाइजेशन का मतलब है कि निजी क्षेत्रों में उद्योग करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान की जाए। निजी क्षेत्रों में उद्योगों को करने के लिए क्या है, एक स्वतंत्रता प्रदान किया जाए और इसके तहत किसी से अनुमति लेने की जरूरत ना हो। दैट्स कॉल्ड लिबरलाइजेशन, यानी कि उसको हम लोग उदारीकरण कहते हैं। तो उसके अंतर्गत ये कहा गया कि कष्टप्रद जो है कि भारतीय उद्योगों को वो जो कष्टप्रद नियंत्रण जो है गवर्नमेंट के द्वारा, जो सरकारों के द्वारा, उस कंट्रोल को हटाने का कार्य किया गया, उसको स्वतंत्रता दी गई। स्वयं निर्णय लेने की स्वतंत्रता, यानी कि अगर हम किसी तरह के उद्योग को स्थापित कर रहे हैं तो उसमें हमको निर्णय लेने की, ठीक है, अनुमति होनी चाहिए। अनुमति जैसा वर्ड आना ही नहीं चाहिए। अनुमति जहां भी आया, लिबरलाइजेशन जो है कि आपका जीरो हो जाएगा। लिबरलाइजेशन जीरो इसलिए हो जाएगा क्योंकि अनुमति वर्ड का इंटर कर जा रहा है। तो अनुमति से तो यहाँ वंचित रहने के लिए लिबरलाइजेशन अपनाया गया, उदारीकरण की नीति अपनाई गई। यानी कि स्वयं फैसला लेंगे कि हमको जो है कि किस प्रकार से कार्य करने हैं। और तीसरा बात यहाँ कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में उतरने की शक्ति का विकास होना चाहिए। यह लिबरलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य था। लिबरलाइजेशन जो है कि इसीलिए उदारीकरण की नीति अपनाई गई। उदार जो है कि इसीलिए हुआ गया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में जो इंटरनेशनल एक तरह से प्रतिस्पर्धा है, वहां उतरने के शक्ति में एक डेवलपमेंट हो, एक विकास हो। यानी कि इस तरीका से जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचेंगे तो तभी जो है कि हमारी जो भी प्रोडक्शन है वो बढ़ेंगे तो उससे रेवेन्यू जनरेट होगा। तो इस सोच से उदारीकरण की नीति अपनाई गई, ठीक है। फिर जो है कि आपका प्राइवेटाइजेशन अपनाया गया। मैं प्राइवेटाइजेशन पर थोड़ा बाद में आता हूं, पहले हम ग्लोबलाइजेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो उत्पादन यानी कि ग्लोबलाइजेशन है, यानी कि वैश्वीकरण इसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। वैश्वीकरण, तो वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन है। तो ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत यह कहा गया या उसके उद्देश्य थे कि उत्पादकता स्तर में क्या करना है कि वृद्धि करना है और जीवन स्तर में भी वृद्धि करना है और निर्यात में भी वृद्धि करना है। यानी कि हर तरीका से इंक्रीजमेंट की बात की गई, हर तरह से ग्रोथ की बात की गई कि हर क्षेत्र में ग्लोबलाइजेशन होगा तो जाहिर सी बात है कि वृद्धि होगा। तो थोड़ा सा हम लोग ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन कर लेते हैं तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। जैसे अब ग्लोबलाइजेशन क्या है या वैश्वीकरण किसको कहते हैं? तो दुनिया को एक जगह पर, यानी कि दुनिया को एक दूसरे से कनेक्ट होने की, जुड़ने की जो प्रक्रिया है, दैट्स कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। यानी कि जो एक तरह से लोग जुड़ रहे हैं आपस में, वो ग्लोबलाइजेशन है। एक छोटी सी एग्जांपल से हम समझाने का प्रयास करेंगे कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। जैसे आप पढ़ रहे हैं और हम
पढ़ा रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे 100 बच्चे बैठे हुए हैं और 100 बच्चे बैठ करके पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर यही हम पढ़ाते रहते तो यही 100 बच्चे ही पढ़ते, लेकिन इसी को आपके चैनल्स के माध्यम से आपके साथ रूबरू हो पा रहे हैं, आपके साथ जुड़ गए हैं। इस प्रोसेस को ना ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। यानी कि एक दूसरे से कनेक्ट होने की, दुनिया में हर जगह बहुत जगह पर लोग विद्यमान है, विद्यमान मतलब मौजूद है, और उसको एक दूसरे से जुड़ने की जो प्रक्रिया है वह ग्लोबलाइजेशन का ही हिस्सा है, वो ग्लोबलाइजेशन का उदाहरण है। तो ग्लोबलाइजेशन से यह दिमाग में बातें आई कि जब ग्लोबलाइजेशन पर जोर देंगे, जब वैश्वीकरण की बात करेंगे, तो क्या है कि हमारी अर्थव्यवस्था और दुनिया के अन्य देशों की अर्थव्यवस्था जब एक साथ जुड़ेंगी, प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन का, हमारे उत्पाद का उसके यहाँ जाना या उसका उत्पाद का हमारे यहाँ आना, एक तरह से बिजनेसेस और व्यापार जो है कि बढ़ेंगे, ठीक ना। तो जैसे बिजनेसेस और व्यापार जब बढ़ेंगे, उद्योग बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, और इकोनॉमी जो है कि आपका जाहिर सी बात है कि बढ़ेगा बढ़ेगा। तो एक ग्लोबलाइजेशन पर जोर दिया गया, और उसी में आता है एक प्राइवेटाइजेशन, यानी कि इसको हम लोग निजीकरण बोलते हैं, ठीक है, निजीकरण बोलते हैं। तो निजीकरण भैया बहुत लोगों का मानना है कि निजीकरण अच्छा है, और बहुत लोगों का मानना है कि निजीकरण बुरा है। तो हम कुछ चीजें क्लियर कर देते हैं जिससे आप तय कर पाएंगे कि प्राइवेटाइजेशन जो है कि बुरा है या प्राइवेटाइजेशन जो है कि भला है। तो प्राइवेटाइजेशन में एक तर्क दिया गया, ठीक है, कि प्राइवेटाइजेशन से क्या होगा कि उत्पादकता में वृद्धि होगी, यानी कि जो प्रोडक्शन होगा उसमें वृद्धि होगा। फिर कहा गया कि संसाधनों का कुशलता पूर्वक उपयोग हो पाएगा, और तीसरा कहा गया कि अर्थव्यवस्था के स्तर में सुधार आएगा, ठीक है। यह जो है कि तर्क दिया गया जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लागू किया गया तब। लेकिन यहीं पे कुछ लोगों का मानना है, ठीक है, कुछ बुद्धिजीवियों का मानना है कि इससे जो श्रम होगा, श्रमिक होंगे, ठीक ना, श्रमिकों का क्या हो जाएगा, दोहन होगा, ठीक है, दोहन होगा, ठीक। श्रमिकों का दोहन कहने का मतलब कि जो भी श्रमिक होंगे उनसे बहुत ज्यादा काम लिए जाएंगे, ठीक है, और एक तरह से उसको घाटा होगा, बेनिफिट नहीं होगा। तो बहुत सारे लोग जैसे पब्लिक सेक्टर की कंपनियों में काम करते हैं, एक छोटे से एग्जांपल लेते हैं कंपनियों का। तो पब्लिक सेक्टर की कंपनियों में काम जब लोग करते हैं तो जैसे मन तैसे अपना ड्यूटी आए गए, किए काम नहीं किए, प्रोडक्टिविटी जो है कि कुछ हुआ नहीं हुआ, ठीक है, उससे मायने नहीं रखता। उनको जो है कि मंथली पेमेंट पैकेट में आ रहा है, ठीक है, तो वो उसलिए खुश होते हैं, ठीक है। और यह तर्क दिया जाता है कि श्रमिकों का एक तरह से प्राइवेट कंपनियों में दोहन होता है, ठीक है, और गवर्नमेंट कहती है कि उत्पादकता में इससे क्या होगा, वृद्धि होगा। यानी कि पब्लिक सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, वह प्रोडक्टिव नहीं है। एक तरह से इनडायरेक्ट रूप से कहने का मतलब गवर्नमेंट का यही था, या इस समय जो इकोनॉमिक पॉलिसी लागू हुआ था उस समय तर्क यही दिया गया था कि जो भी पब्लिक सेक्टर में लोग काम करते हैं, प्रोडक्टिव कार्य नहीं करते हैं, ठीक है, तो उसका ग्रोथ जो है कि नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम लोगों को क्या करना है कि उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए हम लोगों को प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ना ही पड़ेगा। संसाधनों का कुशलता पूर्वक उपयोग, जो भी रिसोर्सेस है भारत में, जो भी संसाधन है, उन संसाधनों का कुशलता पूर्वक प्रयोग किया जाएगा। तो कुशलता पूर्वक प्रयोग की जब बात कही गई कि तो यानी कि स्किल्ड तरीके से कार्य को अंजाम दिया जाएगा, ठीक है, तो यानी कि उससे भी प्रोडक्शन बढ़ेगा। जैसे प्रोडक्शन जैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे बढ़ेगा इकोनॉमी आपका बढ़ेगा, ठीक है। जितना प्रोडक्शन ज्यादा होगा, मार्केट जो है कि बाजार में उतना ही वो पहुंच पाएगा, और पहुंचने के उपरांत जो है कि वह मुद्रा अर्जित कर करके लाएगा, जिससे आपकी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। तो यहाँ ये चीज दिया है कि कुशल यानी कि कुशल लोग जो है कि
नहीं है, और ये संसाधन है हमारे देशों में, उन संसाधनों का स्किल्ड तरीका से, ठीक है, एक साइंटिफिक तरीका से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। और इससे प्राइवेटाइजेशन करेंगे तो इससे कुशलता पूर्वक इसका उपयोग जो है कि हो पाएगा। और अर्थव्यवस्था के स्तर में सुधार, तो अर्थव्यवस्था के स्तर में सुधार के लिए ये तो कह दिया गया, तो सुधार तो हर तरीके से हो सकता था, लेकिन प्राइवेटाइजेशन ही क्यों? तो प्राइवेटाइजेशन में सरकारों ने तय किया कि नहीं, प्राइवेट हाथों में देने से ना प्रोडक्शन जो है कि होंगे, लोग काम करेंगे, यह जो देश चोराई जो है लोग करते हैं, देश चोराई जो है कि थोड़ा कम होगा, काम जो है कि करेंगे तो वो भी अपना भी अर्निंग कर पाएंगे, नहीं करेंगे तो मतलब एक तरह से काम नहीं करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। इस तरीके से प्राइवेट हाथों में दे दिया गया। उस समय रेल वगैरह जो है कि इससे अछूता था, रेलवे को उस समय प्राइवेट कंपनियों के हाथों में नहीं दिया गया, लेकिन आज के दौर में रेल को भी, भेल को भी और तेल को भी, सब कंपनियों को प्राइवेट हाथों में दे दिया गया है। और प्राइवेट कंपनियां जो है मनमाने तरीके से, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट का भी एक तरह से जो भी प्राइवेटाइजेशन है उसका दुख दर्द तो है ही, ठीक है, उसका मिसयूज जिस तरीका से किया जा रहा है प्राइवेटाइजेशन का, उससे दिक्कत है। दिक्कत प्राइवेटाइजेशन से नहीं है, जिस तरीका से उसका मिसयूज किया जा रहा है उससे दिक्कत है। जैसे आपका प्राइवेट कंपनियों के हाथे रेल दे दिया गया, तेल दे दिया गया, भेल दे दिया गया, इस तरीका से जो भी बेचे जा रहे हैं ठेके पर, पट्टे पर जो भी है आपके इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर के इंस्टीट्यूशंस जो है कि बेचे जा रहे हैं, यह दुखदाई है। आने वाले समय में यह जो है कि एक क्राइसिस ही लाएगा, ठीक है। तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसको अगर बैलेंस तरीका से चलाया जाए तो प्राइवेटाइजेशन भी उतना बुरा नहीं है जितना जो है कि सोशल आइडियोलॉजी वाले लोग जो है कि इसके खिलाफ में रहते हैं। और प्राइवेटाइजेशन में जाहिर सी बात है कि गुणवत्ता तो बढ़ा ही है, ठीक है। गुणवत्ता की अगर बात करते हैं तो प्राइवेट जो है कि कंपनियां गुणवत्ता में आगे है। जैसे आप खुद से पढ़ रहे हैं, ये जग जाहिर बातें हैं, खुद आप पढ़ रहे हैं, ये चीज आप नोटिस कीजिएगा कि एक तरह से सरकारी स्कूल के बच्चे और एक तरफ प्राइवेट स्कूल के बच्चे, दोनों बच्चों में कौन बच्चा जो है ज्यादा सीख पा रहा है, ज्यादा पढ़ पा रहा है? तो ऑब्वियसली वो जो बच्चा जो प्राइवेट स्कूलों में जा रहा है वो ज्यादा बेहतर जो है कि पढ़ पा रहा है। और जो सरकारी या गवर्नमेंट स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी स्थिति आप देख ही रहे होंगे। चुपचाप सरकार ने भी अलग अलग तरह की योजनाएं लाई दी है कि चुपचाप खिचड़ी खाइए और जहां है वहां पेट में हाथ डाल के सोए हुए रहिए, ठीक है। इसके इतर जो है कि और तो कुछ हो नहीं रहा है, तो ब्लेम तो लगेगा ही लगेंगे। तो एक तरह से इसमें जो है कि सरकार की भी नाकामी भी है और सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए भी प्राइवेट कंपनियों के हाथे जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उसको धड़ल्ले से बेच रही है, ठीक है। और बेचने का नतीजा आप खुद ब खुद देख ही रहे होंगे। जब आपका भेल बिक जाएगा, जब आपका तेल बिक जाएगा, जब आपका रेल बिक जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि रेल बिकेंगे तो भाड़े में इजाफे आपको देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे, फैसिलिटी मिले अथवा नहीं मिले। जब आपका भेल बिक जाएगा तो आप जिस भी तरह के आप इस्पात वगैरह खरीद रहे हैं, जो भी आप लोहा से बने मटेरियल खरीद रहे हैं, प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो आपको महंगा मिलेगा ही मिलेगा। आपका जब तेल बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि और सामान जो है, और सामग्री, खाद्यान्न सामग्री है या आपके डेली उपयोग की वस्तुएं हैं, उसके दामों में वृद्धि होगी ही होगी, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां अपने तौर तरीके से, अपने मनमाने ढंग से डील करती है और वो अपने तौर तरीके से ही चलाती है। तो इस पे गवर्नमेंट को भी, सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, उस पे कुछ रूल रेगुलेशन जो है कि लाने चाहिए। ठीक है, हमने प्राइवेटाइजेशन किया हुआ है, हमने लिबरलाइजेशन जैसे किया, जैसे हमने ग्लोबलाइजेशन किया वैसे हमने प्राइवेटाइजेशन भी किया, लेकिन इसमें कुछ जो है कि नियम कानून बनने चाहिए जिससे प्राइवेट कंपनियां या जो है अपनी
मनमानी नहीं कर सके, ठीक है। जिस तरीके से लॉ लाया जाता है इस तरीके से इसमें भी लाया जाए, ठीक। और लाया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ यानी कि कुछ बैलेंस करके चलने का एक प्रावधान लाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसको पूरा खत्म कर दिया जाए। जब ये पूरा खत्म हो जाएगा तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो लागू हुआ था उसकी लक्ष्यों की पूर्ति कहाँ हो पाएगी? जाहिर सी बात है कि नहीं हो पाएगी। या दो चीजें यानी कि लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन ही पूर्ति नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इस पर भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन इसको थोड़ा सा कुछ नियम कानून के दायरे के अंतर्गत लाना चाहिए, ठीक है। तो इसके जो भी है उद्देश्य तो रहे ही है, उद्देश्य के अलावा इसका टारगेट सेट किया गया, ठीक है। और टारगेट सेट किया गया तो यह कुछ हद तक अचीव भी किया और निरंतर जो है कि इस तरीका से जारी है। तो इसके जो भी उद्देश्य थे, लक्ष्य थे, वो कौन कौन से जो है कि प्राप्त किया। तो इसका मूल उद्देश्य जो है क्या क्या था, तो हम इस नीति के उद्देश्य देखते हैं। यानी कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी उस नीति का हम लोग उद्देश्य देखते हैं। तो इसका लाभदायक पदार्थों के निर्माण को बढ़ाकर लाभ में वृद्धि करना है। तो सबसे पहला इस नीति का उद्देश्य रहा है कि जो भी लाभ है यानी कि जो भी आपको प्रॉफिट जनरेट करने वाली सामग्री है उसका ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन किया जाए और उसका निर्माण में वो बढ़ाया जाए और उससे क्या होगा, लाभ में वृद्धि होगा। उससे आपका इनकम बढ़ेगा, आपको क्या बोलते हैं, एक तरह से फायदे ही फायदे होंगे। तो यह इसका उद्देश्य रहा है। फिर अगर और उद्देश्यों की बात करते हैं तो उत्पादकता और लाभ में वृद्धि करना भी इसका उद्देश्य है। यानी कि सेम वही बात हो गया कि उत्पादकता यानी कि प्रोडक्शन में क्या करना है, इंक्रीज करना है। प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है कि लाभ भी होगा, बेनिफिट्स भी होंगे ही होंगे, ठीक है। और सतत पोषणीय विकास पर ध्यान देना इस नीति का उद्देश्य रहा है, जो भी आपका न्यू इकोनॉमी पॉलिसी है, ठीक है। न्यू इकोनॉमी पॉलिसी को हम लोग एनईपी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। किस नाम से जानते हैं? एनईपी के नाम से भी जानते हैं, एनईपी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है। एनईपी के नाम से जानते हैं। तो सतत पोषणीय विकास पर ध्यान देने की बात इसमें इस उद्देश्य में शामिल किया गया। तो सतत पोषणीय विकास कहने का क्या सेंस है? तो सतत पोषणीय यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कही गई। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि पर्यावरण को बिना हानि पहुंचाए विकास के रास्ते तलाश करना सतत पोषणीय विकास कहलाता है, ठीक है। यानी कि वह ध्यान में रखना है कि पर्यावरण को इससे क्षति नहीं पहुंचे, यह आपका सतत पोषणीय विकास है। जिससे पर्यावरण को कोई ह्रास जो है कि नहीं हो, कोई घाटा जो है कि पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचे, उसको हम लोग सतत पोषणीय विकास कहते हैं। और उसको बढ़ाने पर ध्यान दिया जाए। तो इसके लक्ष्य प्राप्ति हेतु कुछ उपाय भी किए गए। तो उपाय क्या किया गया कि विदेशी टेक्नोलॉजी का निःशुल्क प्रवेश कहाँ किया गया? भारत में, ठीक है। और फिर है कि विदेश निवेश नीति यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो है, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो है आपका इस लक्ष्य को प्राप्त यानी कि विदेश नीति में भी छूट देने की बात कही गई और खुले बाजार की बात भी कहा गया। ओपन ट्रेड, ओपन मार्केट कह सकते हैं, ठीक है। ओपन मार्केट की बात यहाँ पर की जाती है। और औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था का समापन, जो उद्योग होते हैं, जो भी उद्योग धंधे लगाए जाते हैं, उसके लिए लाइसेंसिंग व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, लाइसेंसिंग व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया गया। और इस तरीका से यानी कि एक तरह से ध्वस्त कर भी दिया गया। और इसका लक्ष्य भी था, यानी कि उपाय इसका मेन जो है कि यही था कि लाइसेंसिंग व्यवस्था को रद्द किया जाए। आपका विदेश नीति जो है कि निवेश नीति यानी कि जो विदेश निवेश नीति है उसमें हम लोगों को बदलाव करना चाहिए, ठीक है। तो एफडीआई को सरकार ने बढ़ा करके यानी कि 51% जो है आपका 51% किया। और विदेशी टेक्नोलॉजी का फ्री में जो है कि विदेशी टेक्नोलॉजी का निःशुल्क निवेश प्रवेश जो है भारत में होने के लिए बात की।
पहले जो था कि ट्रेड रूल बनाए गए थे व्यापार के लिए, तो उन रूलों में यह प्रावधान था कि जो विदेशी कंपनियां अगर आती हैं तो हम लोगों को क्या क्या टैक्स लेने हैं, तो टैक्स दरों में रियायत दी गई, छूटें दी गई, ठीक है। या पहले जो है कि डायरेक्ट टैक्सेस लिए जाते थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस लिए जाते थे, तो उन डायरेक्ट टैक्सेसों में, इनडायरेक्ट टैक्सेसों में कटौती की गई, और कटौती करने के बाद यानी कि छूट दी गई, कटौती कहना उचित नहीं है, छूट दी गई, और जो आपका डायरेक्ट टैक्स था या इनडायरेक्ट था उसको एक मर्ज करके वैट के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया, और वैट की दरें जो है बहुत कम रखी गई, ठीक है। वैट की दरें क्या है, बहुत कम रखी गई। जैसे उस समय पहले की बात करते हैं, तो वहां पे हम लोग थोड़ी सी पेज ही ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए उस समय आपका टैक्स था, ठीक है, तो टैक्सेस जो भी लिए जाते थे, तो एक आपका इनडायरेक्ट, ठीक, और एक तो आपका डायरेक्ट। तो टैक्सेस आपके दो तरह के हो गए थे, एक आपका इनडायरेक्ट टैक्स और एक आपका डायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से, जो भी सामग्री पर लिए जाते थे, ठीक है, जो प्रोडक्ट था, उन प्रोडक्टों के माध्यम से जो टैक्स लिए जाते थे वो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे, ठीक है। और डायरेक्ट टैक्सेस कौन हुए, जो बिजनेस व्यापार पर डायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाते थे, वो आपको, तो इससे टैक्सेशन दिया जाता था। तो जो भी कंपनियां आती थी, उन कंपनियों को यह थोड़ा सा ज्यादा महसूस होता था, प्रतीत होता था। तो इन दोनों टैक्सों को क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया, और मर्ज करके एक टैक्स लगाया गया, वैट, ठीक है। वैट यानी कि इसका फुल फॉर्म था वैल्यू एडेड टैक्स, यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स जो है कि या फिर यह वसूला जाने लगा। और इसके बाद जो है कि इसमें रियायतें दी जाने लगी, इसमें छूट दिए जाने लगे कि जो भी, जिसको भी बिजनेसेस और व्यापार करने हैं, वो लोग जो है उनको अब यह जो है कि टैक्सेस ना दे करके वैट देना चाहिए। लेकिन अब जो है कि टैक्स का रूप जो है कि बदल गया है, अब तो आपका जीएसटी आ गया है, ठीक है, जीएसटी हो गया है, यानी कि एक तरह से गुड एंड सर्विस टैक्स हो गया है, ठीक है। तो यह उस समय की बात कही जा रही है, वो बाद की चीजें हैं, हम लोग उसको बाद में देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीका से बदलाव आया और व्यापारों को बढ़ने में मदद मिला, ठीक है। या जो भी लाइसेंसिंग की व्यवस्था थी, उन लाइसेंसिंग व्यवस्था को भी खत्म कर दिया गया, यानी कि लक्ष्य जो है कि इस तरीका से प्राप्त होने की बात कही गई। और इस तरीका से हथकंडे जो है कि अपनाए गए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में, ठीक है। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इस तरीका से देश में आया और उस समय से अनवरत चलते रहा। इससे पहले भी इकोनॉमिक पॉलिसी बहुत बार आए हुए हैं, ठीक है। तो आपका 51 में भी था, आपका 55 में भी कुछ बना, पंचवर्षीय योजना में भी आपने देखा होगा कि उद्योगों को बढ़ाने के लिए, ठीक है। या जो औद्योगिक नीति था, एक शुरुआत वाला आपका 1948 वाला, वो भी आया था। एक्चुअली हम लोगों को नई औद्योगिक नीति पढ़ना था, तो नई औद्योगिक नीति में इस तरीका के कार्यों को अंजाम दिया गया। हम लोग इसमें इतना ही रखते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ अन्य टॉपिक पर। आई होप आपको बेहतर समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, रखते हैं फिलहाल इतना ही।